एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 7 फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। अगर ये बंदा अपने सराउंडिंग को कंसीडर करेगा तो ड्राइवर रेस्ट पे है, लेकिन इस बंदे के सराउंडिंग्स के हिसाब से ये ड्राइवर मूव कर रहा है। मतलब इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ग्रेविटी भी कम ज्यादा हो रही है तो वेट भी कम ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटी कम है तो वेट कम हो जाएगा, अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट बढ़ जाएगा। बढ़िया, तुम तेजी से साइकिल लेके जा रहे हो हवा के साथ साथ, घटा के संग और अचानक से बीच में कुत्ता आ गया तो खचक करके तुम्हें ब्रेक मारनी पड़ेगी। हेलो, नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का। वेलकम एवरीवन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम एवरीवन माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम ICSC बोर्ड। तो आज यहां पर इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, यहां पर इस लेक्चर में वन शॉट में एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 7 फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे मोशन इन वन शॉट, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स बढ़िया से क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहां पर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं भाई, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले मोशन के बेसिक्स कि भाई मोशन है क्या। देखो, जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है, राइट, कि मोशन क्या है, राइट। मोशन क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो देख के हमें समझ आता है, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस करके वो एक्चुअली में होता क्या है उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम मोशन के टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद स्पीड के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड के बारे में कि व्हाट इज स्पीड, और स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे भाई, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। स्पीड के भी कुछ टाइप्स है, उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद एवरेज स्पीड, देन वेट एंड मास और वेट के बारे में हम समझेंगे। अभी तक हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि मास एंड वेट बोथ आर द सेम थिंग्स। क्योंकि जनरल लैंग्वेज में क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में ऐसा होता है कि भाई वजन मतलब वेट, बट वेट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वेट एक टाइप का फोर्स है जो हम इस चैप्टर के एंड में जाकर समझेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना है कि भाई रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, राइट। रेस्ट का मतलब हमें पता है कि जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो यहां पर डेफिनेशन से चलेंगे हम। व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहां पर देखो, पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे हम आगे जाकर, राइट। सो व्हेन अ पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम चल रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, राइट। यहां पर देखो, ये बिल्ला बढ़िया सो रहा है, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे। जब ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तब हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखो बेटा, देख के समझ में आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, समझ में आ रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर थोड़ा और एनालिसिस करके देखे तो हो क्या रहा है कि भाई टाइम तो चल रहा है, टाइम कभी नहीं रुकेगा, टाइम चल रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। उसी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। नेक्स्ट देखेंगे भाई मोशन का मतलब क्या है। व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, यहां पर इन चीजों पे फोकस करना है। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ
टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, एक टाइम पे ये लड़का साइकिल लेके यहां पर था, राइट, इस पोजीशन पे, 2 सेकंड के बाद थोड़ा आगे आ गया, मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन। तब हम कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। अगर ये पेन है मेरे हाथ पे है, टाइम तो चल रहा है, तुम्हें भी पता है, 1 2 3 सेकेंड चल रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे फेंक दूं, छोड़ दूं, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे चला गया। तो जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तब वो मोशन में था। जब नीचे गिर जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, तब वापस रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये सिंपल कंसेप्ट है फॉर मोशन एंड रेस्ट। अब यहां पर बहुत ही तगड़ी चीज हमें समझनी है, और ये चीज हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग होने वाली है। ये चीज हमारे लिए होने वाली है काफी सरप्राइजिंग। चलो भाई यहां पर समझते हैं। समझो कि ये बस है, बस चल रही है, बस यहां पर, ये जो बस है, ये बस यहां पर हो रही है मूव, ये बस हो रही है यहां पर मूव, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम समझे कि यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है, इस लड़के का नाम है कमलेश, इस लड़के का नाम है समझो कमलेश, राइट। अब ये जो लड़का बस में बैठा हुआ है और बस चल रही है भाई, बस मूव हो रही है। अब अगर ये लड़का ड्राइवर को देखेगा, किसको? ड्राइवर को। अगर ये लड़का बस के अंदर बैठे बैठे ड्राइवर को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई ड्राइवर रेस्ट पे है। ये बंदा जो बस के अंदर बैठा है, जब वो ड्राइवर की तरफ देखेगा तब उसको लगेगा कि भाई ड्राइवर तो रेस्ट पे है, ड्राइवर तो अपनी ही पोजीशन पे है, राइट। ऐसा कब लगेगा? जब वो बस के अंदर बैठा है, तब उसको लगेगा कि भाई ड्राइवर सिर्फ अपनी पोजीशन पे है, ड्राइवर रेस्ट पे है, वो मोशन में नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, वो रेस्ट पे है। लेकिन जब ये बंदा जो कि बस के बाहर खड़ा है, ये बंदा जो कि बस के बाहर खड़ा है, इस लड़के के लिए ये ड्राइवर मूव कर रहा है, इस लड़के के लिए ये ड्राइवर मूव कर रहा है। मतलब यहां पर बेटा ध्यान से समझो, एक ही टाइम पे एक ऑब्जर्वर के लिए, कमलेश इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वर, हम उसको बोल देते हैं ऑब्जर्वर 1। कमलेश इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वर, उसका सराउंडिंग अलग है, कमलेश का सराउंडिंग अलग है, कमलेश का सराउंडिंग है बस, कमलेश का सराउंडिंग है बस। तो उसके कमलेश के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ड्राइवर रेस्ट पे है, ड्राइवर रेस्ट पे है। लेकिन जब ऑब्जर्वर चेंज होगा, जब सराउंडिंग चेंज होगा, अब दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं हम, यहां पर ये बंदा हो गया, राइट, ये हो गया ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 2। ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है, इसका सराउंडिंग अलग है, वो बस के अंदर नहीं है, उसका सराउंडिंग अलग है। लेकिन जो ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या है, ऑब्जर्वर 2 के लिए बस भी मूव कर रही है, और इस बस के साथ साथ ये ड्राइवर भी मूव कर रहा है, ये ड्राइवर भी मूव कर रहा है। मतलब बेटा ध्यान से समझो, एक ही टाइम पे किसी के लिए एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, और उसी टाइम पे दूसरे व्यक्ति के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे, एक ऑब्जर्वर और दूसरा सराउंडिंग, और दूसरा है सराउंडिंग, राइट। तो कोई चीज मोशन में है या कोई चीज स्टेशनरी है, ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और सराउंडिंग पे। एक दूसरा एग्जांपल में मेरे भाई एक देता हूं मैं तुम्हें। फॉर एग्जांपल तुम समझ लो कि ये तुम्हारा प्लेनेट है, तुम्हारा नहीं, मैं भी तुम्हारे ही समाज का पार्ट हूं। ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, ये हमारा प्लेनेट है
अर्थ, ठीक है। यहां पर कोई कॉन्टिनेंट वॉन्टिनेंट है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, समझो कि ये व्यक्ति सो रहा है, अर्थ पे ये व्यक्ति सो रहा है। तो जितने लोग अर्थ पे है, जितने लोग अर्थ पे है, ये दूसरा व्यक्ति यहां पर है। तो इस व्यक्ति के लिए दिस गाय इज स्लीपिंग, दिस गाय इज स्लीपिंग, ठीक है। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो पर्सन ए के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये सो रहा है और ये उसको देख रहा है, तो अर्थ के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट इस व्यक्ति के लिए रेस्ट पे है, सिंपल है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो अर्थ क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या अर्थ भी मूव कर रही है? अर्थ में रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो अर्थ सन के आसपास, अर्थ सन के आसपास कर रही है रिवॉल्यूशन, अर्थ भी अपनी जगह से मूव हो रही है, लेकिन जो अर्थ पे बंदा बैठा है उसको लग रहा है ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बंदा अर्थ के बाहर से देखेगा, अर्थ के बाहर से देखेगा, एक किसी दूसरे प्लेनेट से इस इंसान को देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये बंदा मोशन कर रहा है, ये बंदा मोशन कर रहा है, समझ में आ रही है बात? तो भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, मतलब या मोशन में है, मतलब रेस्ट और स्टेशनरी सेमी चीजें है, राइट। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो मेनली डिपेंड करेगा सराउंडिंग और ऑब्जर्वर पे, सराउंडिंग और ऑब्जर्वर पे। इसीलिए यहां पर हमने दोनों डेफिनेशंस में कहा है क्या? व्हेन अ पोजीशन ऑफ बॉडी, व्हेन अ पोजीशन ऑफ बॉडी with respect to his surrounding does not change with time, उसको हम कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। in the same way when position of body with respect to surrounding, जैसे यहां पर बस देखो, कहां गई बस? ये रही बस। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर ये बंदा अपने सराउंडिंग को कंसीडर करेगा तो ड्राइवर रेस्ट पे है, लेकिन इस बंदे के सराउंडिंग्स के हिसाब से ये ड्राइवर मूव कर रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंजेस विथ टाइम, उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहां पर हमने क्या समझा? यहां पर हमने समझा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। उसका सिंपलेस्ट मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम कैसे समझेंगे? द सेम ऑब्जेक्ट कैन अपीयर टू बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट, मतलब ऑब्जर्वर। रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर। द सेम ऑब्जेक्ट कैन अपीयर टू बी एट रेस्ट और इन मोशन, सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही टाइम पे वो किसी के लिए मूव कर रहा है और एक ही टाइम पे वो किसी के लिए रेस्ट पे है, राइट। सेम ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर यहां पर ये पेड़ है, ठीक है, यहां पर देखो ये है ट्री, यहां पर एक पेड़ है, ये है यहां पर ट्री। तो जो बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है, चलो बस की बात छोड़ो, यहां पर एक ट्री है, अगर ये बंदा इस ट्री को देखेगा तो इस बंदे के लिए ये ट्री है रेस्ट पे, इस बंदे के लिए ये पेड़ रेस्ट पे है, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इस बंदे के लिए ये पेड़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जितने लोग बस में बैठे हैं, जब भी हम बस में बैठते हैं हमें क्या दिखता है? कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग बस में बैठे हैं, बस में बैठे हुए लोगों के लिए ये पेड़ मोशन में है। अब भाई पेड़ की इसमें क्या गलती? पेड़ तो जहां है वहीं है, लेकिन उसी एक टाइम पे ही, एट द सेम मोमेंट, फॉर वन पर्सन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड फॉर अनदर पर्सन who is sitting inside the bus with different surrounding, the object is in motion। वही ऑब्जेक्ट मोशन में है मेरे भाई, यही तिकड़म है, राइट। तो ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और सराउंडिंग पे। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर और सराउंडिंग पे। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर एंड दी सराउंडिंग, वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर और
सराउंडिंग पे। एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस। समझो कि एक मूविंग बस के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। सेम एग्जाम्पल, राइट, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बस द अदर पैसेंजर। जो बंदा बस में बैठा हुआ है, राइट, जैसे ड्राइवर बस में बैठा हुआ है, सो बाकी लोगों के लिए, जो लोग बस में बैठे हैं उसके लिए ड्राइवर रेस्ट पे है, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है उसके लिए वो ड्राइवर मूव कर रहा है, उसके लिए वो ड्राइवर मूव कर रहा है। सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर एंड सराउंडिंग, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर एंड सराउंडिंग। बेटा आगे की चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन ये बेसिक समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे सिंपल टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन, ये चैप्टर का सबसे सिंपल टॉपिक रहेगा, राइट। अलग अलग टाइप के मोशन है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं। चलो भाई, फॉर एग्जांपल, ये बॉटल देखो, ये बॉटल के दो पार्ट है, तीन पार्ट समझ लो। बॉटल की बॉडी, बॉटल का ढक्कन और उसके अंदर का वाटर। मैंने ढक्कन बंद किया, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। अब यहां पर ये बॉटल देखो, अब यहां पर बॉटल ने मोशन किया, राइट। जैसे यहां पर ये बॉटल समझो, यहां पर बॉटल ने किया मोशन। समझो कि बॉटल ने ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। कितना? बॉटल ने 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। अब जब बॉटल ने 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, उस टाइम पे ढक्कन ने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, बॉटल की बॉडी ने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, और उसके अंदर जो पानी है उसने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। मतलब इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट इतना ट्रैवल किया, तो सेम टाइम पे ये बॉटल की बॉडी ने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया होगा, ये बॉटल के ढक्कन ने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया होगा, और ये बॉटल के अंदर जो पानी है उसने भी 150 सेंटीमीटर ट्रैवल किया होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स है, या तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे ऑब्जेक्ट के पार्ट्स ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो ऐसा मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन वेयर, बेटा आप डेफिनेशन पे चलेंगे, अ टाइप ऑफ मोशन वेयर every point of the object moves through the same distance in a same time। समझ में आ रही है बात, राइट। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। दूसरा एग्जांपल जो कि मैंने यहां पर इंक्लूड किया है, अब उसको देखते हैं। अब यहां पर देखो, ये कार है, इस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं। एक है ड्राइवर जिसको हमने बोला ए, और बैक सीट के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको हमने बोला ऑब्जेक्ट बी। सो इस गाड़ी के अंदर सामने की तरफ है ऑब्जेक्ट ए और पीछे की तरफ है ऑब्जेक्ट बी। समझो कि कार ने मोशन किया पॉइंट एक्स से, राइट। पॉइंट एक्स से कार गई पॉइंट वाई की तरफ, और टोटल उन्होंने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। टोटल इन्होंने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया भाई? 10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। अब पूरी कार ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसका मतलब क्या है? यहां पर ड्राइवर ने भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ है उसने भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इस गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट है उसने भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इस गाड़ी के अंदर जो व्हील्स है, इस व्हील्स ने भी 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया 10 किलोमीटर। इस ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया? 10 किलोमीटर। सो इस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्ट ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन अ सेम टाइम। सो इस टाइप के मोशन को मेरे भाई हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इसको सिंपल वे में हम क्या कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स है सारे एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे इंसान ट्रैवल कर रहा है, राइट, तो उसका पूरा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि भाई हाथ
पैर आगे चले गए, हाथ पीछे छूट गए? नहीं भाई, अगर मैंने 100 मीटर की रनिंग की तो मेरे पैर ने भी 100 मीटर ट्रैवल किया, मेरे सिर ने भी 100 मीटर ट्रैवल किया, मेरे हाथों ने भी 100 मीटर ट्रैवल किया। मतलब एक पूरी बॉडी के हर एक पार्ट ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो बेटा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज है, राइट। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम। ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट है। ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट है, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कहा जाएगा, जैसे ये कार का मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कहा जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा मोशन कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कार का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर। कर्विलिनियर मतलब जब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ऐसे कर्व पाथ में, ऐसे कर्व पाथ में, जैसे जैसे यहां पर ये मेरे पास ये चाय का ग्लास है, ठीक है, मैंने यहां से उसको ऐसे फेंका, तो ऐसे कर्व पाथ उसने फॉलो किया ना, तो इस टाइप के मोशन को जहां पर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, उसको हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। क्या कहेंगे मेरे भाई? कर्विलिनियर मोशन। बड़ी सिंपल चीज है, स्ट्रेट लाइन में करेगा ट्रैवल तो रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व पाथ में ट्रैवल करेगा तो कर्विलिनियर मोशन। तो बताओ भाई सांप का मोशन कैसा होगा? सांप का मोशन कैसा होगा, राइट? जैसे यहां पर ये बंदा साइकिल लेके जा रहा है, जहां पर ये व्यक्ति साइकिल लेके जा रहा है, यहां पर उसको कर्व्स लेने पड़ रहे हैं, तो इसका मोशन हो गया कर्विलिनियर मोशन। जो बंदा साइकिल लेके जा रहा है उसका मोशन हो गया कर्विलिनियर। आगे बढ़ते हैं हम। तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उसको अपन कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे यहां पर ये बिल्ला गिर रहा है नीचे, सो ग्रेविटी से जब कोई भी चीज नीचे गिरती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही गिरती है। जैसे चाय का कप हो गया, ये नीचे गिरेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा। ये पेन हो गई, ये नीचे गिरेगी तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगी। तो भाई स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। भला हो इस बिल्ले का, बेचारा बच जाए। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हो गए, जैसे ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको भी रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे हम, राइट। लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, समझो कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट नीचे जा रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में, ये तो परफेक्टली भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है लिफ्ट का, तो इसको भी हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। यहां पर आइजैक न्यूटन मिसिंग है, लेकिन बिना आइजैक न्यूटन के भी तो शेप गिर सकता है नीचे, राइट। तो यहां पर ग्रेविटी से कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा, फ्री फॉल होगा, तब उस टाइम पे भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा और उसको भी हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कर्विलिनियर मोशन का, राइट। कर्विलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। जब मोशन हो और ऑब्जेक्ट का पाथ हो कर्व, ठीक है भाई, ऐसे जाके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कर्व पाथ में, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड एज कर्विलिनियर मोशन। एग्जांपल्स, जैसे भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है बढ़िया था, तो जहां पर ये बच्चा फुटबॉल को लात मार रहा है, सो यहां पर फुटबॉल का पाथ कैसा है? फुटबॉल का पाथ है ऐसे कर्व। यहां पर दूसरा एग्जांपल, ये जो कार टर्न ले रही है, तो कार भी टर्न ले रही है ऐसे ऐसे कर्वेचर में वो मोशन कर रही है, तो ये भी कर्विलिनियर मोशन हो गया। इस फाउंटेन से पानी नीचे गिर रहा है, देखो इस फाउंटेन से पानी नीचे गिर रहा है, तो यहां पर ये भी कर्विलिनियर मोशन है, राइट। एक बढ़िया कर्विलिनियर मोशन में बताता हूं तुम्हें। जैसे यहां पर क्या बोलते हैं, आज के जमाने में तो कम खेली जाती है, लेकिन हमारे जमाने में जब एंड्रॉइड नया नया आया था, तब ये एंग्री बर्ड्स नाम की गेम बड़ी फेमस थी, राइट। तो एंग्री बर्ड्स में यहां पर इस बर्ड को खींच के यहां से छोड़ा जाता था, तो वो भी ट्रैवल करता था ऐसे कर्व पाथ में, राइट, ऐसे कर्व पाथ में वो ट्रैवल करेगा। सो ये भी मोशन कौन सा हो गया? कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ये भी मोशन हो गया हमारा कर्विलिनियर मोशन, राइट। सो यहां पर काफी सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए कर्विलिनियर और कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन के। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। जब भी सिंपल रोटेटरी मोशन मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, सिंपल, राइट।
जैसे इसको मैं ऐसे स्पिन कर रहा हूं, ये पेन को मेरे हाथों के बीच में, तो ये हो जाएगा रोटेटरी मोशन। भाई डेफिनेशन के पहले हमें क्या समझना है, उसका सिंपल मीनिंग। उसका सिंपल मीनिंग क्या है? द ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब यहां पर सिंपल समझो डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन देखते हैं, राइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अब ध्यान से देखना, डेफिनेशन बड़ी परफेक्ट है यहां पर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट a fixed axis, it is called as rotatory motion। या तो हम कह सकते हैं कि when an object spins, when an object spins about a fixed axis। एग्जाम्पल समझो कि ये ग्लास है, ठीक है, ध्यान से देखना अब यहां पर, हाँ दिख रहा है ठीक से, ये ग्लास है समझो। इस ग्लास में मैंने नीचे से घुसेड़ दिया, गलत जगह चला है, दूसरा ग्लास लेना पड़ेगा, राइट। अब तुम लोग समझो यहां पर ध्यान से, इस ग्लास में मैंने बीच में सेंटर में, सेंटर में मैंने, हाँ, इस ग्लास के सेंटर में मैंने घुसेड़ दिया ये पेन। ध्यान से देखना, अब दिख रहा है, हाँ। अब समझो कि ये ग्लास के बीच में मैंने पेन घुसेड़ दिया। अब मैं इस ग्लास को स्पिन कर रहा हूं, तो ये कौन सा मोशन हो गया? तो ये हो गया भाई रोटेटरी मोशन। इसी को बोलते हैं क्या? रोटेटरी मोशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है उसमें ये जो पेन है ना, ये पेन स्टाइलस जिसको बोलते हैं, ये पेन क्या हो गया? ये पेन हो गई एक्सिस, ये पेन हो गई एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट एक्सिस पे मूव कर रहा हो, ऐसे स्पिन कर रहा हो, तब उसको कहेंगे हम रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के ऊपर, जब एक फिक्स एक्सिस के ऊपर जब वो रोटेट कर रहा है, जब वो स्पिन कर रहा है, इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे, इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे क्या? रोटेटरी मोशन। क्या कहेंगे मेरे भाई? रोटेटरी मोशन। भाई लाइव देख लिया तुमने, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फिक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पर ये जो पेन है ये एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। जब फिक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, स्पिन करेगा या मूव करेगा, उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे ये टॉप है, ये लट्टू है, ये हो गई उसकी एक्सिस, ये कही जाएगी उसकी एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर ही स्पिन करेगा, राइट। अर्थ हो गया, अर्थ की भी एक्सिस है, ये अर्थ की एक्सिस हो गई। अर्थ इसी एक्सिस पे रोटेट करेगी और दिन रात होंगे, ये भी रोटेटरी मोशन हो गया। जैसे अगर उंगली पे अपन बॉल घुमाते हैं, राइट, कुछ लोगों की ऐसे उंगली पे नोटबुक घुमाने की या उंगली पे बुक घुमाने की आदत होती है। जैसे यहां पर मैं तुम्हें लाइव करके दिखाऊंगा मेरे भाई। जैसे जैसे मैं ये फिंगर ले लेता हूं, इस फिंगर को मैं बोलूंगा एक्सिस, ठीक है, मिडल फिंगर बेटर रहेगी, राइट। सो इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है एक्सिस के ऊपर, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा कौन सा मोशन? ये रोटेटरी मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? ये रोटेटरी मोशन। समझ में आ रही है बात? जब एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रोटेट करे, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, जाइंट व्हील वगैरह। सो अब रोटेटरी मोशन ये हमने यहां पर समझ लिया। पंखा है तो पंखे में भी रोटेटरी मोशन होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट अब समझते हैं सर्कुलर मोशन। जैसा कि इस मोशन का नाम है, वैसे हमें समझ में तो आ ही जाना चाहिए, वैसे हमें समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट। सबसे पहली चीज क्या है? द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ और सर्कल्स अराउंड सेंटर, अराउंड अ सेंटर। यहां पर क्या है कि भाई यहां पर एक है सेंटर, यहां पर एक है सेंटर। इस सेंटर के अराउंड, इस सेंटर के अराउंड ऑब्जेक्ट, इस सेंटर के अराउंड यहां पर अगर मैं यहां पर बनाऊं एक सर्कल, ठीक है, हां, तो सेंटर के अराउंड जब ऑब्जेक्ट, सेंटर के अराउंड जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अराउंड जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सेंटर के अराउंड, जब सेंटर के अराउंड ये हो गया सेंटर, सेंटर के अराउंड जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे मेरे भाई सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक सिंपल क्या है पता है? कि ऑब्जेक्ट का, अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, राइट। सर्कल है यार, रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, सिंपल चीज है। तो जब सर्कुलर मोशन होगा तब ऑब्जेक्ट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, जिसको हम मैथमेटिक्स में रेडियस कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी, सर्कुलर मोशन की। तो यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं यहां पर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के आसपास, एक फिक्स पॉइंट के आसपास जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब सर्कल सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, उसको कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। उसको मेरे भाई क्या कहेंगे अपन, सर्कुलर मोशन। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं मेरी फिंगर्स को सेंटर मान लू, राइट, यहां पर मैं मेरी फिंगर्स को सेंटर मान लू, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप का जो मोशन है, इस टाइप का जो मोशन है उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया सेंटर, सेंटर के आसपास, सेंटर के अराउंड, ये सेंटर को हम एक्सिस भी मान सकते हैं। जब एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक्सिस के अराउंड जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इस टाइप के मोशन को मेरे भाई हम कहेंगे क्या, सर्कुलर मोशन। और यहां पर काफी सारे बच्चों को सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में कंफ्यूजन होता है, राइट। रोटेटरी मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर एक्सिस के अराउंड, सेंटर के अराउंड, एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो बेटा ये हो गया कैसा मोशन, ये सर्कुलर हो गया, और ये हो गया रोटेटरी, ये हो गया रोटेटरी, राइट। सो यहां पर क्या है, When an object moves along circular path around a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के आसपास जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तब उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एग्जांपल, ये बच्चा हो गया जो कुछ घुमा घुमा के, तो ये बच्चा एक्सिस हो गया, ये बच्चा सेंटर हो गया, राइट। और ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जैसे अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स भी है, तो अर्थ सेंटर हो गया, और ये सेंटर के अराउंड सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। और इसमें क्या है कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और अ सेंटर डज नॉट चेंज। मतलब डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, इसमें किसी को कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं। अब यहां पर ये भी एक सर्कुलर मोशन है, यहां पर ये जो बीच की एक्सिस है, ये एक्सिस रोटेट करेगी, तो इसका मोशन तो हो जाएगा, इसका मोशन तो हो जाएगा रोटेटरी। ये कलर सही से काम नहीं कर रहा, तो यहां पर इसका मोशन हो जाएगा रोटेटरी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो बच्चा झूल रहा है, इस पे बच्चा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सो इस बच्चे का मोशन हो जाएगा सर्कुलर, इस बच्चे का मोशन हो जाएगा सर्कुलर। तो हो सकता है ना भाई, एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो टाइप के मोशन शो कर सकता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब हिप्नोटाइज करने वाला मोशन। अरे पानी की बोतल कहां गई, ऑसिलेटरी मोशन वो तुमने देखा होगा ना, ऐसे मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नींद आ रही है, तो यहां पर ये जो पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहेंगे मेरे भाई, ऑसिलेटरी मोशन। उसको डिटेल में अपन देखेंगे। देखो यहां पर ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, यहां पर पहले हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। इतने में तो तुम्हें समझ में आ गया, जब इस टाइप का बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा हो, जब इस टाइप का बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा हो, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन, और उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब यहां पर देखो, जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, रेस्ट पोजिशन को हम मीन पोजिशन भी कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। जैसे यहां पर हमारे पास एक पेंडुलम टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो पोजीशन है,
इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, इसको हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। तो यहां पर इस पेंडुलम में, यहां पर इसको डिटेल में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, यहां पर इस पेंडुलम में ये वाली पोजीशन को हम कहेंगे मीन पोजीशन, जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। यहां पर ये हो गई मीन पोजीशन। फिर ऑब्जेक्ट को एक तरफ लाएंगे, एक एक्सट्रीम पे, फिर हो जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे, और जब ये ऐसे झूलना शुरू करेगा इसको हम कहेंगे ऑसिलेशंस, इसको हम कहेंगे ऑसिलेशंस, राइट। तो ऑसिलेट करवाने के लिए इसको एक साइड पे मारना पड़ेगा, इसको इसको एक साइड पे मूव करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों साइड पे ऐसे ऐसे मूव होने लगेगा। तो अब ऑसिलेटरी मोशन में हो क्या रहा है अब ध्यान से देखेंगे, और वन ऑसिलेशन क्या होता है इसको भी अच्छे से देखेंगे। चलो भाई, यहां पर देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था पोजीशन एम पे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तब ये पोजीशन एम से जाएगा पोजीशन ए की तरफ, एम से जाएगा ये पोजीशन ए की तरफ, ठीक है। हमने फोर्स लगाया तो एक एक्सट्रीम पे भेजा, एक एक्सट्रीम है पोजीशन ए। जब पोजीशन ए पे लाके हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तब ये वापस मूव करते करते वापस जाएगा पॉइंट एम की तरफ, और पॉइंट एम पे रुकेगा नहीं, पॉइंट एम को पास करते हुए जाएगा ये पोजीशन बी की तरफ, पॉइंट एम को पास करते हुए जाएगा वो पोजीशन बी की तरफ। ये हो गया सेकंड एक्सट्रीम, ये हो गया सेकंड एक्सट्रीम, और सेकंड एक्सट्रीम को पास करके वापस ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आएगा, वापस ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो बेटा ये जो पूरा मोशन हुआ ना, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसको बोला हमने मीन पोजीशन, उसको बोला हमने मीन पोजीशन। अब पूरा मोशन ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। मीन पोजीशन से हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट गया एक एक्सट्रीम पे, तब ऑब्जेक्ट गया एक एक्सट्रीम पे, ठीक है। उस एक्सट्रीम से वो ऑब्जेक्ट वापस आया, फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन से जाएगा सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जो कि है ऑब्जेक्ट बी, सेकंड एक्सट्रीम की तरफ है जो कि है ऑब्जेक्ट बी, और सेकंड एक्सट्रीम से वापस ये मीन पोजीशन पे आएगा, राइट। सो ये जो पूरा साइकिल हुआ ना, ये जो पूरा साइकिल हुआ, पहले ए की तरफ, एम से वो ए की तरफ गया, ए से वो एम को पास करके बी की तरफ गया, और बी से वो वापस एम की तरफ आया। ये देखो पूरा, ये समझ में आ रही है बात। ये जो पूरा मोशन है मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब देखो सिंपल है, जैसे ऑब्जेक्ट पहले एम पे था, ऑब्जेक्ट पहले था एम पे, एम से वो गया ए पे, ए से वो वापस आया एम की तरफ, एम पे वो रुकेगा नहीं, एम से वो वापस जाएगा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, दैट इज बी, और बी से वो वापस आएगा एम की तरफ, बी से वो जो वापस आएगा एम की तरफ। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, जो स्टार्ट होती है एम पे, एम से वो सेकंड एक्सट्रीम, फर्स्ट एक्सट्रीम, एम मतलब मीन पोजीशन टू फर्स्ट एक्सट्रीम, देन फर्स्ट एक्सट्रीम टू सेकंड एक्सट्रीम, और सेकंड एक्सट्रीम को कंप्लीट करके जब वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन, इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। समझ में आ रही है बात? इसको हम बोलेंगे मेरे भाई वन ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तुम्हें हो जाना चाहिए क्लियर। दूसरा हम यहां पर देखते हैं एग्जांपल झूले का, स्विंग, राइट। झूले में भी सेम ही कंसेप्ट है। यहां पर एक बंदा इसको धक्का मारेगा, ये हो गई मीन पोजीशन। यहां पर जो पॉइंट बी है वो हो गई मीन पोजीशन, जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। यहां पर पीछे से हमने उसको धक्का मारा तो ये गया एक एक्सट्रीम की तरफ, तो ये गया एक एक्सट्रीम की तरफ, ये हुआ एक एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वो आया मीन पोजीशन को पास करके वो गया सेकंड एक्सट्रीम की तरफ, मीन पोजीशन को पास करके वो गया सेकंड एक्सट्रीम की तरफ, और सेकंड एक्सट्रीम से वो वापस आया मीन पोजीशन पे। तो इसको बोलेंगे हम वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। झूला सबने झूला है, पीछे से कोई धक्का मारेगा, सामने जाएंगे, फिर यहां बीच से होकर पीछे जाएंगे, फिर वापस यहां पर आएंगे, फिर आगे पीछे ये चीज होती रहेगी। इसको बोलते हैं मेरे भाई ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, और सिंपल इसको ऑसिलेशंस भी हम कह सकते हैं। तो चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है मेरे भाई। वाइब्रेटरी मोशन भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें ऑसिलेशंस तो हो ही रहे, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो ही रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस है, तभी तो इसको अलग किया।
समझ में आ रही है बात? जैसे अब यहां पर एक चीज समझो, सारे वाइब्रेटरी मोशंस, सारे के सारे वाइब्रेटरी मोशंस को ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। सारे वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशंस बोल सकते हैं, लेकिन सारे ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशन नहीं बोल सकते। जैसे यहां पर इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, इसको हम वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन सारे वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशन बोलेंगे, राइट? जैसे तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, राइट? लेकिन तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं। बीच में कॉमन चीज क्या है? वी आर ह्यूमंस। वैसे ही सारे वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस है, लेकिन सारे ऑसिलेशंस वाइब्रेशन नहीं है। सो वाइब्रेशन का मतलब क्या है? अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर अ पार्ट ऑफ अ बॉडी रिमेन्स फिक्स्ड, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी रिमेन्स फिक्स्ड एंड द रेस्ट मूव टू एंड फ्रो। बॉडी का एक पार्ट फिक्स रहेगा और बॉडी का दूसरा पार्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बॉडी का दूसरा पार्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूं। देखो, जैसे जैसे यहां पर ये मेरे पास, समझो कि मेरे पास ये बेल्ट का पट्टा है, ठीक है? अब इसको यहां पर मारूंगा तो ये एक पार्ट इसका फिक्स है, इस एक पार्ट इसका फिक्स है, दूसरा पार्ट, एक पार्ट इसका फिक्स है, यहां पर दूसरा पार्ट ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन, अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर अ पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन्स फिक्स, अ पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन्स फिक्स, बॉडी का एक पार्ट फिक्स है एंड रेस्ट मूव टू एंड फ्रो, और बाकी का पार्ट उसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा, बाकी के पार्ट में टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। जैसे बेंच पे ऐसे स्केल दबा के अगर उस पे ऐसे मारेंगे, तब स्केल भी तो ऊपर नीचे होती है, तब स्केल भी क्या होती है? ऊपर नीचे। स्केल का शेप कैसा है? स्केल स्ट्रेट है, लेकिन जब वाइब्रेशन होगा तब स्केल कर्व भी हो सकती है। मतलब वाइब्रेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह भी चेंज हो सकता है, वाइब्रेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह भी चेंज हो सकता है। दूसरा देखो, यहां पर ये तार दो पॉइंट के बीच में अटैच्ड है, यहां पर ये तार दो पॉइंट के बीच में अटैच्ड है, उस पर अगर हम प्लग करेंगे, जैसे गिटार वगैरह हो गया, इसके ऊपर हम प्लग करेंगे तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा और ये ऐसा कर्व पाथ लेगा, और ये ऐसा कर्व पाथ लेगा। मतलब यहां पर भी वाइब्रेशन हो रहा है, जहां पर बॉडी का एक पार्ट फिक्स है और दूसरा पार्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और यहां पर ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह भी चेंज होगा। ये तबला की मेम्ब्रेन हो गई, वो भी हमें वाइब्रेट करती दिखती है, वो भी हमें वाइब्रेट करती दिखती है यहां पर, ठीक है? तो यहां पर वाइब्रेशंस में नेक्स्ट पॉइंट देखो, रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन। यहां पर जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो बहुत ही रैपिडली हो रहा है, वो बहुत ही रैपिडली हो रहा है, एकदम ड्रर। जैसे मच्छर तुम्हारे कान के पास से जाता है, जो मच्छर तुम्हारे कान के पास से जाता है, राइट? तो उसके जो पंख है उसमें क्या हो रहा है? उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? वाइब्रेशन। उसके पंख उसकी बॉडी से तो अटैच्ड है, लेकिन दूसरे एंड से क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। तो यहां पर रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन, यहां पर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, लेकिन बहुत स्पीड से हो रहा है। जब बहुत स्पीड से बैक एंड फोर्थ मोशन हो उसको अपन कहेंगे वाइब्रेशन। जिसमें शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी में चेंज हो सकता है वाइब्रेशन में, कि बॉडी का शेप और साइज चेंज हो। जैसे यहां पर स्केल में देखो, यहां पर उसका शेप वगैरह चेंज हो रहा है। रबर को तुम वाइब्रेट करोगे तो उसका साइज भी चेंज होगा, राइट? उसकी लेंथ भी ऊपर नीचे होगी। समझ में आ रही है बात? सो ये हो गया हमारा वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। हमारा नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। तो अब पीरियोडिक मोशन क्या है इसको अपन ठीक से समझते हैं। पीरियोडिक मोशन, द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर ध्यान से देखो, मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मोशन हो रहा है रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मतलब सेम टाइम पे, फिक्स टाइम पे जब मोशन रिपीट हो रहा हो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। जैसे तुम समझो कि ये जो मिनट का कांटा है वो अभी 10 मिनट पे है, मिनट का कांटा है 10 मिनट पे, राइट? वो कौन सा मोशन कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये क्या बोलते हैं अपना मिनट का कांटा, मिनट हैंड, वो है 10 मिनट पे, वो है 10 मिनट पे, राइट? सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर सीन क्या है कि भाई ये जो मिनट का कांटा है 1 घंटे के बाद वापस वही मोशन करेगा,
राइट। 1 घंटे के बाद वो वापस वही मोशन रिपीट करेगा। और हम दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेकंड हैंड है, अगर ये सेकंड का कांटा है, तो हमें पता है कि 1 मिनट के बाद वो मोशन रिपीट करेगा। 1 मिनट के बाद वो मोशन रिपीट करेगा। इन द सेम वे जो अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सन का, उसको कितने दिन लिखते हैं? 365.25। तो यहां पर भी कौन सा मोशन हो रहा है? पीरियोडिक मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम पे मोशन रिपीट होगा। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया 365.25 डेज में। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब वापस ये सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर इसी चीज को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जब मोशन रिपीट होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। जब मोशन रिपीट होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे यहां पर सेकंड का कांटा है, सेकंड हैंड है यहां पर, वो हर 1 मिनट के बाद मोशन रिपीट करेगा। हर एक 1 मिनट पे वो अपना मोशन रिपीट करेगा। सो फिक्स टाइम इंटरवल में जब मोशन रिपीट हो रहा है, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको भाई? उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन। बड़ी सिंपल है, जब मोशन अनडिस्टर्ब होने लगे, टाइम से कुछ उसका रिलेशन ही ना हो। मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो रिपीट नहीं होता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जो रिपीट ना हो, राइट, सेम टाइम पे। जैसे यहां पर पेड़ के पत्ते देखो, एक पत्ता है ये वाला, समझो कि ये वाला पत्ता है, वो ऐसे 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 करके कहीं पे भी गिर जाएगा, राइट। तो क्या इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे? क्या सेम इंटरवल के टाइम, एक सेम टाइम इंटरवल पे ये क्या अपना मोशन रिपीट करने वाला है? नहीं। ये तितली भी उड़ रही है, राइट, तो उसका मोशन भी हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक, कि फिक्स टाइम इंटरवल में वो अपना मोशन रिपीट नहीं कर रहे। ये सिंपल हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट। अब देखते हैं हम मिक्स्ड मोशन। अब हम क्या देखेंगे? मिक्स्ड मोशन। यहां पर ये व्हील देखो, जाइंट व्हील। अब इस व्हील में ये जो एक्सिस है, इसमें जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है रोटेटरी। इस एक्सिस में जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है रोटेटरी। लेकिन इसमें जो लोग बैठे हैं वो लोग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो लोगों का मोशन है वो हो जाएगा सर्कुलर। लोगों का जो मोशन यहां पर है वो हो जाएगा मेरे भाई सर्कुलर, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर ये साइकिल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन भी हम बोल सकते हैं। यहां पर हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। रेक्टिलिनियर हो गया, फिर कौन सा हो गया? ट्रांसलेटरी, मतलब सेम ही चीज है ऑब्वियसली। एंड यहां पर रोटेटरी मोशन भी होगा। यहां पर व्हील का जो मोशन है वो कैसा है? व्हील का मोशन रोटेटरी है। तो ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोशन शो कर सकता है। जैसे अर्थ रोटेट भी करती है अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करेगी, और अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व भी करेगी। नॉट अ परफेक्ट सर्कुलर पाथ, बट स्टिल यहां पर सन के आसपास वो रिवॉल्व भी करेगी। तो यहां पर ये सर्कुलर मोशन भी हो गया, और अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो यहां पर रोटेटरी मोशन भी हो गया, राइट। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन। यहां पर दूसरा एग्जांपल है, जैसे जब तुम एक फुटबॉल को रोल करोगे, या तो जब एक सिंपल चीज है, या तो हमारे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को हम जमीन पे रोल करेंगे, तब ये बॉटल क्या हो रही है? तब ये बॉटल रोटेट भी होगी, और बॉटल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन भी होगा, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉटल का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ट्रांसलेटरी में रेक्टिलिनियर। समझ में आ रही है बात? बॉल जाएगा रोल करते करते, रोटेट करते करते, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सो ये हो गया हमारा मिक्स्ड मोशन। क्या हो गया हमारा? मिक्स्ड मोशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं
टू द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। अब हम देखेंगे कौन सा कंसेप्ट, स्पीड का कंसेप्ट देखेंगे मेरे भाई। अब हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। इसके लिए मैं तुम्हें दूंगा एक एग्जांपल। देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर कि स्पीड क्या होती है, ज्यादा स्पीड, कम स्पीड, साइंटिफिकली एनालाइज करना है हमें। चलो भाई शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक रेस है, समझो कि एक रेस है 100 मीटर्स की। कितनी? जहां पर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर्स। कितना? 100 मीटर। ठीक है, यहां पर 2 लोगों को हमने दौड़ाया। उसमें से एक था कमलेश। कमलेश कितना बढ़िया नाम है, कम और लैश, सारी चीजें कम है, कम भी है और लैश भी है। एक है कमलेश और दूसरा बंदा है जयदेव। एक है कमलेश, एक है जयदेव। रेस है 100 मीटर्स की। यहां पर डिस्टेंस फिक्स है, यहां पर डिस्टेंस को हमने किया है फिक्स। डिस्टेंस फिक्स्ड है यहां पर, ठीक है। 100 मीटर दौड़ना है किसको? कमलेश को और जयदेव को। अब यहां पर कमलेश को 100 मीटर्स कंप्लीट करने में, कमलेश को 100 मीटर्स कंप्लीट करने में लगे 15 सेकेंड्स। कमलेश को 100 मीटर्स कंप्लीट करने में लगे 15 सेकेंड्स। वहीं पे जयदेव को, कितने लगे? जयदेव को लगे 10 सेकेंड, समझ लो 10 सेकेंड्स। कमलेश को 100 मीटर कवर करने में लगे 15 सेकेंड्स और जयदेव को 100 मीटर्स कवर करने में लगे 10 सेकेंड्स। जयदेव जल्दी पहुंच गया और कमलेश को पहुंचने में थोड़ी देर लगी। कितना डिस्टेंस कवर करने में? 100 मीटर। अब मुझे बताओ कौन फास्ट है, कौन फास्ट है? सेम डिस्टेंस, एक जल्दी कवर कर रहा है और एक को टाइम लग रहा है। हु इज फास्टर? यहां पर देख के हमें समझ आ रहा है जो कम टाइम ले रहा है, सेम डिस्टेंस पे जो कम टाइम ले रहा है उसका मोशन है फास्ट, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा। स्पीड का कंसेप्ट समझो यहां पर, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले कि दोनों सेम है, कमलेश और जयदेव। कमलेश और जयदेव दोनों को हमें टाइम देना है 10 सेकेंड्स। दोनों को हमें टाइम देना है 10 सेकेंड्स, ठीक है। कमलेश को भी हम 10 सेकेंड्स टाइम देंगे, जयदेव को भी हम टाइम देंगे 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर देखेंगे, यहां पर टाइम फिक्स कर दिया हमने, दोनों के लिए टाइम फिक्स कर दिया 10 सेकेंड्स, ठीक है। दोनों को दौड़ाना है। अब देखते हैं कौन ज्यादा दौड़ता है। यहां पर कमलेश कवर कर रहा है 80 मीटर्स और यहां पर जयदेव कवर कर रहा है 90 मीटर्स। यहां पर जयदेव कवर कर रहा है 90 मीटर्स। सेम टाइम पे कौन फास्ट है? भाई? जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट पर्सन इज फास्टर। तो यहां पर सेम टाइम पे जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फास्ट है और उसकी स्पीड ज्यादा है। तो जब भी हम बात करेंगे स्पीड की तो 2 चीजें कंसीडरेशन में लेनी है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। डिस्टेंस और टाइम को देख के ही हम पता लगाते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो यही फास्ट और स्लो देखने की जो क्वांटिटी है ना, इसी चीज को अपन बोलते हैं स्पीड। समझ में आ रही है बात? इससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। स्पीड की सिंपल डेफिनेशन है, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब जब टाइम को ले रहे हैं हम 1, या तो हम 1 सेकेंड ले या तो हम ले 1 आवर। सो एक यूनिट टाइम में, एक फिक्स टाइम में, स्पीड डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, जिसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रही है बात? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें पता चल जाएगा कि हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोअर, किससे स्पीड से पता चल जाएगा। और स्पीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्टेंस और टाइम। जैसे अगर यहां पर हम देखें, यहां पर अब ध्यान से देखो, यहां पर इस केस में स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो कमलेश की स्पीड देखो, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 80 मीटर्स और टाइम था 10 सेकेंड्स, तो उसकी स्पीड हो गई
8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर स्पीड का जो ऐसा यूनिट है, स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। दूसरा यहां पर देखो जयदेव की स्पीड, देखो स्पीड ऑफ जयदेव, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रैवल किया 90 मीटर्स, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड्स। तो यहां पर स्पीड ऑफ जयदेव, जयदेव की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, जयदेव की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर स्पीड देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोअर। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर यही कंसेप्ट है स्पीड का, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और यहां पर उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब जब बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस नापना होता है, उसमें जब स्पीड देखनी होती है, तो स्पीड का एक दूसरा भी यूनिट है, दैट इज किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर, राइट। जैसे बाइक वगैरह में, कार्स वगैरह में, ट्रेन वगैरह में कौन सा यूनिट यूज होता है, किलोमीटर्स पर आवर, राइट। आगे बढ़ेंगे हम स्पीड में। स्पीड में दो टाइप की स्पीड है, स्पीड के अकॉर्डिंग दो टाइप के मोशन है। क्या है? दो टाइप के मोशन। यहां पर एक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब जहां पर चीजें सेम हो, जहां पर चीजें सेम हो, यूनिफॉर्मिटी, जहां पर चीजें सेम हो। तो यहां पर क्या सेम है? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, object covers equal distance in equal interval of time, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब चीजें सेम है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब चीजें सेम है। कौन सी चीजें सेम है? कि भाई इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में। एग्जांपल लेते हैं हम, चलो एग्जांपल है यहां पर, समझो कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, टाइम 0 सेकेंड, 0 सेकेंड मतलब उसने मोशन अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना टाइम लिया है इसने? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 मीटर्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स देखो टाइम फिक्स रखा है हमने, हमने रखा है टाइम फिक्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 20 मीटर्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटर्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटर्स। मतलब तुम यहां पर देखो सेम टाइम इंटरवल में सबसे पहले 10 सेकेंड के बाद उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 20 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड के बाद भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 20 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद भी उसने ट्रैवल किया, नेक्स्ट 10 सेकंड के इंटरवल में भी उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, और नेक्स्ट 10 सेकंड्स के इंटरवल में भी उसने 20 मीटर ट्रैवल किया। यहां पर हमें समझना क्या है? सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज हमें याद रखनी है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा सेम रहे, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। अब यहां पर देखो पहले केस में देखो, पहली 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है। पहली 10 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया 20 मीटर्स, डिस्टेंस 20 मीटर्स, टाइम, टाइम कितना? 10 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी देखो, यहां पर भी डिस्टेंस है 20, टाइम है 10, तो यहां पर भी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे यहां पर भी डिस्टेंस है 20, थर्ड वाले केस में भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 20 मीटर, टाइम कितना लिया उसने? 10 सेकेंड्स, तो यहां पर भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। लास्ट वाले केस में भी देखो, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी उसने 20 मीटर्स ट्रैवल किया, सो यहां पर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, तो ये हो गया 2, सो यहां पर भी स्पीड आ गई 2 मीटर्स। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन से पॉइंट्स तुम्हें समझने हैं? कि इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में ये कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, राइट। इक्वल टाइम इंटरवल में हर एक 10 सेकंड में सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट मोशन, ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी कांस्टेंट। अब यहां पर जो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
या तो बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। तुम समझो तुम साइकिल लेके निकले, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पे था, स्पीड थी 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, स्पीड थी 0, फिर तुमने पैडल मारा और साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ी, मतलब पहले स्पीड कम होगी, फिर धीरे धीरे साइकिल की स्पीड इंक्रीज होगी। बढ़िया, तुम तेजी से साइकिल लेके जा रहे हो हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, और अचानक से बीच में कुत्ता आ गया तो खचक करके तुम्हें ब्रेक मारनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो बढ़िया, इनिशियली तुम्हारी स्पीड कम थी, राइट, इनिशियली तुम्हारी स्पीड कम थी, फिर स्पीड तेज हो गई, फिर बीच में कुत्ता आ गया तो वापस स्पीड कम करनी पड़ी। जब कुत्ता चला गया तब वापस स्पीड तेज कर दी, फिर ट्रैफिक आ गया, वापस स्पीड कम करनी पड़ी। तो जब एक्चुअल में जब मोशन होता है तब वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, तब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहती है, राइट। सो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहे, जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहे। अब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance, when object covers unequal distance in equal interval of time, सेम टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, सेम टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, उसका हम लेंगे एग्जांपल जिससे तुम्हें आ जाएगा समझ। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, पहली 10 सेकेंड्स में, ये टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकेंड्स, पहली 10 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया 10 मीटर्स, ठीक है, टाइम सेम है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी, यहां पर देखो टाइम सेम रखना है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में भी उसने कितना ट्रैवल किया? पहली 10 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया 10 मीटर्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया 15 मीटर्स। सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर्स, और नेक्स्ट सेकेंड्स में, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो ट्रैवल कर रहा है 25 मीटर्स। मतलब टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल हमने फिक्स रखा कि भाई 10 मीटर 10 सेकेंड्स, टाइम इंटरवल हमने फिक्स रखा 10 सेकेंड्स। पहली 10 सेकेंड्स में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर ट्रैवल किया। हर एक सेम टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब डिफरेंट, मतलब क्या है यहां पर? अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance has been traveled in equal interval of time, in equal interval of time। अब यहां पर सिंपल चीज क्या है? स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहां पर क्या होगा मेरे भाई? स्पीड सेम नहीं रहेगी। तो यहां पर क्या होगा? देखो पहले वाली की स्पीड कितनी है? स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले वाले केस में स्पीड कितनी है? डिस्टेंस 10 मीटर है, टाइम भी 10 है, तो यहां पर पहले केस में स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में स्पीड में डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, तो यहां स्पीड हो गई, यहां स्पीड हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 20 मीटर्स, टाइम है 10 सेकेंड्स, तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाले में देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 25, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, तो यहां पर स्पीड कितनी हो गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां पर ध्यान क्या देना है? यहां पर स्पीड हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, अब हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन सा है ज्यादा? प्रैक्टिकली कौन सा मोशन ज्यादा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट। क्या हम, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है सन के आसपास, क्या हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं? कमेंट करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई, अब यहां पर हमने देखा, अब यहां पर हमने देखा कि भाई ये थे तुम, ये थे तुम, तुम्हारा नाम है कमलेश, ये थे तुम, तुम्हारा नाम है कमलेश। कमलेश चला, ठीक है, साइकिल लेके धीरे धीरे चला, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगी, स्पीड इंक्रीज होने लगी। यहां पर आ गया कुत्ता, यहां पर बीच में आ गया, यहां पर बीच में आ गया भाई, यहां पर बीच में आ गया, समझो, यहां पर बीच में आ गया
एक, यहां पर बीच में आ गया एक कुत्ता, यहां पर बीच में आ गया एक कुत्ता। तो कुत्ते की वजह से उसकी स्पीड हो गई कम, कुत्ते की वजह से उसकी स्पीड हो गई कम, वापस चलने लगा। अब वापस ट्रैफिक आया, सॉरी उसकी स्पीड हो गई कम, उसके बाद स्पीड बढ़ी, ट्रैफिक आया तो स्पीड उसको कम करनी पड़ी, राइट। तो भाई कमलेश स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, उसने एंड किया पॉइंट बी पे। तुम्हें क्या लग रहा है, अब हमें ढूंढना है कि अगर हमें ढूंढना है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में स्पीड कितनी रही, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में स्पीड कितनी रही। अब अगर हमें यह ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमेशा हमें पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने वाली। इनिशियली जब मोशन स्टार्ट होगा तब स्पीड स्लो होगी, फिर बढ़ेगा, फिर किसी चीज की वजह से स्पीड कम हो जाएगी, फिर वापस स्पीड बढ़ेगी, फिर वापस किसी फैक्टर की वजह से स्पीड कम हो जाएगी। जब हम लंबा ट्रैवल करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, तो बीच में कभी भी स्पीड कम करनी पड़ सकती है, फिर वहां बीच में कभी लंच वगैरह करने के लिए रुकना पड़ सकता है, फिर वापस गाड़ी स्टार्ट करो। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें ढूंढना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में स्पीड कितनी थी, तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे, हम करेंगे एवरेज स्पीड का यूज। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। किसका यूज करते हैं हम, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हमें एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें ढूंढना है कि दो पॉइंट के बीच में स्पीड कितनी होगी, दो पॉइंट के बीच में स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन एक एवरेज स्पीड कितनी होगी, तब जाके हमें इसका यूज करना है। किसका भाई, एवरेज स्पीड का यूज करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें यह सब नहीं आएगा कि बीच में कितनी स्पीड थी, बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है। तुम गाड़ी लेके निकले ट्रैवल करने के लिए, बीच में लंच के लिए रुकना पड़ेगा, रेस्ट पे भी हो सकते हो। लेकिन दो पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन के बीच में एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला है यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता है जिससे तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस, 160 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 160 किलोमीटर्स। 160 किलोमीटर्स बिटवीन टू सिटीज इन 4 आवर्स। टाइम कितना हो गया हमारे पास, बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के बीच में उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 160 किलोमीटर्स, और उसको टोटल टाइम उसको कितना लगा, 4 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। अब यहां पर है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो भाई एवरेज स्पीड ढूंढने का हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पर, देखो टोटल डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना है, 4 आवर्स। टाइम कितना है, 4 आवर्स। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 40। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 40। यूनिट लगाना है किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे पता चलता है, क्योंकि दो सिटीज के बीच में तुमने ट्रैवल किया है। इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, तो दो पॉइंट्स के बीच में भाई डिस्टेंस सेम थोड़ी ना रहेगा। डिस्टेंस का स्पीड हमेशा कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, स्पीड तो ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ओवरऑल बीच में एवरेज स्पीड कितनी थी दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सो 160 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। आ गई हमारी एवरेज स्पीड। समझ में आ रही बात। एवरेज स्पीड को देखो भाई, क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे ना, तुम सॉल्व कर लोगे, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन तुम्हें समझना क्या है कि एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ी क्यों। समझ में आ रही है बात, वो तुम्हें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं
इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव की तरफ, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मास वर्सेस वेट। यहां पर तुम्हारे दिमाग के अंदर रही और जो समाज के अंदर जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस है, ये सॉल्व होंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक दैट इज मास एंड नेक्स्ट इज वेट। मास और वेट दोनों चीजों को समझते हैं। मास का मतलब वजन, मास का मतलब वजन। वजन को हम कॉमन लैंग्वेज में वेट कहते हैं, लेकिन वो चीज पूरी की पूरी गलत है। साइंस में वजन, मास, वजन मतलब मास, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो। वजन कितना हैवी है या कितना लाइट है, वजन। सो व्हाट इज मास? मास को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? सबसे पहले ये चीज देखो, मास बताता क्या है? इट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मास एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है जो हमें बताएगी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवी है या कितना हल्का है। वो कौन बताएगा? मास। तो मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसी चीज को हम बोलेंगे मास। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज मास। चलो भाई, अब हम इसको ध्यान से समझते हैं अच्छे से। क्या है डेफिनेशन? ध्यान में रखो। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर समझो कि दो कंटेनर्स है, समझो कि दो सिलेंडर है, समझो कि दो सिलेंडर है हमारे पास है दो सिलेंडर। हे प्रभु, हमारे पास है सेम साइज के सिलेंडर, हमारे पास है दो सेम साइज के सिलेंडर। दोनों में हमारे पास वाटर है, दोनों में हमारे पास वाटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें हमारे पास है वाटर वेपर। वाटर है लेकिन गैसियस फॉर्म में है। वाटर वेपर, यहां पर वाटर है लेकिन गैसियस फॉर्म में है। यहां पर है हमारे पास वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यहां पर है हमारे पास वाटर इन लिक्विड फॉर्म। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में, कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, राइट? लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में काफी पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में काफी पास पास होते हैं, राइट? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि भाई मैटर किस चीज से बना है? मैटर बना है पार्टिकल्स से, मैटर बना है पार्टिकल्स से। अब यहां पर देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, मुझे बताओ किसका वजन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा हैवी होगा? जिसमें से मैटर का मतलब क्या? मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। यहां पर क्या है? मास का मतलब क्या है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। और मैटर किससे बना है? मैटर पार्टिकल से बना है। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। तो मास का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स है, राइट? अब यहां पर देखो, हमने एग्जांपल लिया वाटर का, गैसियस वाटर एंड लिक्विड वाटर। किसमें पार्टिकल्स ज्यादा है? इसमें पार्टिकल्स ज्यादा है, इसमें मैटर ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा। इसमें पार्टिकल्स कम है, मैटर कम है, मतलब इसका मास, इसका वजन कम होगा। ये होगा हैवी, ये होगा हैवी, और ये होगा लाइट, ये होगा लाइट। अब इस डेफिनेशन का तुम्हें ना मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसमें मैटर कम है, इसमें मैटर ज्यादा है। जिसमें ज्यादा मैटर होगा वो हैवी होगा, जिसमें कम मैटर होगा वो लाइट होगा। सीधी सी बात है, राइट? सो डेफिनेशन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मास हमें बताएगा कि कोई चीज कितनी हैवी है या कितनी हल्की है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? मास का ऐसा यूनिट है हमारे पास केजी, दैट इज किलोग्राम्स, दैट इज किलोग्राम, जिसको हम केजीज में रिप्रेजेंट करते हैं। मास के छोटे छोटे यूनिट्स भी है, जैसे ग्राम्स हो गया, मिलीग्राम्स हो गया, ये ग्राम के स्मॉलर यूनिट्स है। किलोग्राम्स हम जनरली यूज करते हैं, राइट? मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, हमेशा इस पूरे ब्रह्मांड में, इन द होल यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉटल का मास
मास, वेट नहीं, क्या, मास। अगर इस बॉटल का मास 1 kg है तो तुम इसको मून पे ले जाओ, इसका मास 1 kg होगा। इसको मार्स पे ले जाओ, इसका मास 1 kg होगा। इसको जुपिटर पे ले जाओ, इसका मास 1 kg होगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तुम पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लेके जाओ, उसका मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थ क्या, अर्थ के बाहर भी ले जाओ, मास जितना है उतना ही रहेगा। अगर इसका मास 1 kg है तो भाई पूरे यूनिवर्स में कहीं भी इसको घुमा दो, उसका मास हमेशा 1 kg रहेगा, राइट। सो यहां पर आगे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा। मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो हमें पता है, इस टाइप के जो वेइंग मशीन्स वगैरह आते हैं दुकानों पे, किराने की दुकान पे वगैरह पे होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। दूसरा बीम बैलेंस। बीम बैलेंस मतलब वो सब्जी वाले नहीं, इस टाइप का, ये जो इस टाइप का बैलेंस यूज करते हैं, राइट। और दो साइड पे हम चीजें रखते हैं, एक साइड पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक साइड पे उसका वेट रखेंगे। सो इसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस, जिसमें जो ऊपर नीचे होता है ना, जब सेम उस पे आ जाएगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि कितना मास है, कितना वेट है। सो दिस इज बीम बैलेंस, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बोथ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया कंसेप्ट मास का। ये पॉइंट बेटा ध्यान में रखना, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह मास रहेगा कांस्टेंट। अब नेक्स्ट बढ़ते मेरे भाई, अब नेक्स्ट बढ़ते मेरे भाई वेट की तरफ। वेट क्या है? वेट में ये सब छोड़ो, यहां पर तुम समझो, ये है, अरे यार ये क्या हो गया, यहां पर ये है, समझो, नहीं कलर चेंज करने दो मेरे को। यहां पर ये है, समझो कि यहां पर ये है अर्थ की सरफेस। ये है क्या? अर्थ की सरफेस, ठीक है, ये है अर्थ की सरफेस, ये है अर्थ। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, समझो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 किलोग्राम्स, जिसका मास है 60 किलोग्राम्स, ठीक है। अब यहां पर हमेशा एक चीज हमें पता है, आइजैक न्यूटन ने किस चीज के बारे में बात की थी, कि अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, यहां पर थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं भाई। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 केजीज, राइट, इस पे एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसी को हम कहते हैं वेट, इसी को हम कहते हैं वेट। समझ में आ रही है बात? एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ये 60 केजी के ऑब्जेक्ट पर, ये 60 केजी के ऑब्जेक्ट पर अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी चीज को हम कहेंगे मेरे भाई, उसी चीज को हम कहेंगे, उसी चीज को हम कहेंगे वेट, इसी चीज को हम कहेंगे वेट। सो व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट एक टाइप का फोर्स है मेरे भाई। वेट कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है, एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है, उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहेंगे वेट, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहेंगे वेट। इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अगर मैं 70 केजी का हूं, चलो भाई इसको मैं चेंज करके 70 केजी करता हूं, नहीं 60 रहने दो, वेट लॉस करना है मुझे, फ्यूचर मेरा। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है 70 केजी का, तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ये 60 केजी के ऑब्जेक्ट पे, अर्थ ये 70 केजी के ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहेंगे वेट। क्या कहेंगे मेरे भाई? वेट। तो भाई वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं यहां पर। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी चीज को हम कहते हैं वेट, उसी चीज को हम कहते हैं वेट। तो भाई वेट वजन नहीं है, वेट क्या है भाई, वेट फोर्स है। वेट क्या है मेरे भाई, वेट फोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है वेट। वेट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक हो गया मास और एक हो गया ग्रेविटी। एक हो गया मास और एक हो गया ग्रेविटी। अब वेट का एक फॉर्मूला है, वेट का एक फॉर्मूला है दैट वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। यहां पर m है मास और g है एक कांस्टेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल पुल, राइट। सो जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, मास दो चीजों पे डिपेंड करता है, सॉरी वेट, वेट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मास और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो भी वेट ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, तो ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा। समझ में आ रही है बात। सो यहां पर वेट के पॉइंट्स हो गए। वेट क्या है भाई मेरे भाई, वेट क्या है, वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसी चीज को हम कहेंगे वेट, उसी चीज को हम कहेंगे वेट। किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे डिपेंड करता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। देखो अब यहां पर अर्थ और मून, मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है लेस, मून के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो सेम ऑब्जेक्ट को अगर तुम मून पे ले जाओगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो उसका वेट कम हो जाएगा। वेट कम क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो गया यहां पर। अब यहां पर वेट का ऐसा यूनिट कौन सा है, वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या है मेरे भाई, न्यूटन। वेट को हम दूसरे भी एक यूनिट पे नापते हैं, केजीएफ। वेट को मेजर करने के लिए हम दूसरा यूनिट यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम किलोग्राम फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। अब केजीएफ और न्यूटन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें समझना है, वो बढ़िया तरीके से समझेंगे हम। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कि वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ग्रेविटी चेंजेस। प्लेस चेंज होने के साथ साथ वेट चेंज हो सकता है। मास में क्या था भाई, मास में क्या था कि मास में तुम जगह चेंज कर लो, मास कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन भाई प्लेस चेंज होने के साथ साथ, देखो प्लेस चेंज होने के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। प्लेस चेंज होने के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। सो वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो प्लेस के साथ चेंज होते रहेगा। चलो भाई ये पॉइंट हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंजेस विथ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसके साथ वेट भी कम ज्यादा होगा। अब यहां पर दूसरा, ग्रेटर मास ग्रेटर वेट। अगर मास ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा। लेस ग्रेविटी लेस वेट। अगर ग्रेविटी भी कम ज्यादा हो रही है तो वेट भी कम ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटी कम है तो वेट कम हो जाएगा, अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब वेट का एक यूनिट है, वेट का एक यूनिट है केजीएफ। वेट का एक यूनिट है केजीएफ। केजीएफ मतलब क्या, अगर यहां पर हमें बोला गया है 1 केजीएफ, केजीएफ का फुल फॉर्म है किलोग्राम फोर्स। केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, केजीएफ का फुल फॉर्म है किलोग्राम फोर्स, उसका फुल फॉर्म है किलोग्राम फोर्स। उसका मतलब क्या है, किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है यहां पर उसको समझेंगे। किलोग्राम फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 1 केजी। अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी चीज को हम बोलेंगे 1 केजीएफ। 1 केजीएफ वेट मतलब क्या, 1 केजीएफ वेट मतलब 1 केजीएफ 1 केजीएफ वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ध्यान से देखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी मास, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 केजी मास, इसी को बोलते हैं हम 1 केजीएफ। और यहां पर ये रिलेशन समझो, 1 केजीएफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 1 केजीएफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अगर अर्थ पे
किसी चीज का मास है 1 केजी, अगर अर्थ पे किसी चीज का मास है 1 केजी तो उसका वेट हो जाएगा 1 केजीएफ, उसका वेट हो जाएगा 1 केजीएफ और उसका वेट न्यूटन में हो जाएगा 10। यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा मास है 70 केजी तो मेरा वेट हो जाएगा 70 केजीएफ। तो सिंपली मेरा वेट हो जाएगा 70 केजीएफ और इसको अगर मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली न्यूटन में हो जाएगा 70 इंटू 10 न्यूटन्स। तो यहां पर न्यूटन में मेरा वेट हो जाएगा 700 न्यूटन्स, न्यूटन में मेरा वेट हो जाएगा 700 न्यूटन्स। ये रिलेशन बेटा याद रखेंगे, आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑन मास एंड वेट, मास और वेट में जगह चेंज होने के साथ साथ क्या फर्क पड़ेगा? मास हमेशा रहेगा कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट का क्या होगा? यहां पर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है यहां पर। देखो अब यहां पर अर्थ का क्या सीन है। फॉर एग्जांपल अर्थ पे अगर किसी चीज का वेट है 1 न्यूटन, अर्थ पे अगर किसी चीज का वेट है 1 न्यूटन तो मून पे उस चीज का वेट हो जाएगा 1/6 न्यूटन, मून पे उस चीज का वेट हो जाएगा 1/6 न्यूटन। मतलब मून पे जो वेट है वो 6 गुना कम है, 6 गुना कम है। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ से कम है, मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, इसलिए मून पे जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा अर्थ के वेट का। सो अगर अर्थ पे वेट है 1 न्यूटन, ध्यान से देखो, अर्थ पे वेट है 1 न्यूटन तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 1/6। वैसे ही यहां पर दूसरा एग्जांपल, अगर अर्थ पे किसी चीज का वेट है 600 न्यूटन्स, अर्थ पे किसी चीज का वेट है 600 न्यूटन्स तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 100 न्यूटन्स, तो इतना फर्क पड़ेगा। मून पे कोई चीज हैवी लग रही है, किसी चीज का वेट ज्यादा लग रहा है, राइट, और सॉरी अर्थ पे किसी चीज का वेट ज्यादा है, मून पे किसी चीज का वेट कम है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, राइट। सो अगर यहां पर अर्थ पे किसी चीज का वेट 600 न्यूटन्स है तो मून पे उसका वेट कितना होगा? 600 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो मून पे उसका वेट होगा 100 न्यूटन्स, राइट। सो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो अब यहां पर डिफरेंस समझ लेते हैं। मैटर मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। वेट क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ चेंज होगा, राइट। मास को मेजर करेंगे हम किलोग्राम्स में, वेट को मेजर करेंगे हम न्यूटन और केजीएफ में। यहां पर मास को मेजर करेंगे हम बीम बैलेंस से और वेट को हम मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, वेट को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल लास्ट में एक सॉल्व कर लेते हैं। ऑन अर्थ वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 10 न्यूटन। अगर 1 kg का वेट है 10 न्यूटन तो यहां पर क्या ढूंढना है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉय ऑफ मास कितना? 37 kg। अगर लड़के का मास है 37 kg तो उसका वेट केजीएफ में कितना हो जाएगा? उसका वेट केजीएफ में सेम हो जाएगा 37 kgf। और हमें यहां पर एक रिलेशन पता है कि भाई 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स, 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स। इन द सेम वे 37 kgf इक्वल्स टू 37 इंटू 10 न्यूटन्स, तो यहां पर हो जाएगा 370 न्यूटन्स। अगर उसका मास है 37 kg तो केजीएफ में उसका वेट हो जाएगा 37 और न्यूटन में उसका वेट हो जाएगा 370 न्यूटन्स। तो यहां पर हमने टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच। और यहां प्रैक्टिकल्स के साथ बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट किया है। तो बेटा बढ़िया से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो एंड बढ़िया से पढ़ते रहो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।